भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज पूरी धरती को निकल जाएगा। हाँ देखो, ट्रेन में बैठे हैं लेकिन जरा भी हवा नहीं लग रही है। पता नहीं भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है। शहर में अच्छा खासा काम जम गया था। सोचा था अब तो सिर्फ तमन्ना की शादी के लिए ही गांव जाएंगे, लेकिन किसको पता था कि हमारे साथ ये अनहोनी हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में गांव जाने में भी 2-3 दिन लग जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से गर्मी हो रही है ना, पक्का आंधी तूफान या बारिश कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अरे आप ही जाए तो इस भयानक गर्मी से राहत मिलेगी। सरला का पूरा परिवार शहर से गांव आने के लिए ट्रेन में बैठा था। शहर से गांव काफी दूर था, जिसके लिए इन्हें 3-4 दिन का सफर तय करना था। 3 दिन का सफर पूरा करके जब ये लोग स्टेशन से उतरकर गांव जाने के लिए ऑटो पकड़ते हैं, तभी ऑटो वाला उन्हें चौंकाने वाली बात बताता है। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या? पालनपुर गांव में तो बादल फट गया है। 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पास वाली नदी का पानी उफान पर है, पूरा गांव डूब चुका है। ये सुनकर राजेश और उसके पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, हमारा घर तो मिट्टी का बना हुआ था। और छत भी बिल्कुल कच्ची थी। इतनी भयंकर बारिश में हमारा घर तो बचा ही नहीं होगा। यानी अब हम शहर से भी बेघर हो गए और गांव से भी। पूरा परिवार दुख के समंदर में डूब जाता है। तभी अंकित सबको हिम्मत देते हुए बोलता है, अरे पापा, ऐसी किसी की बात पर क्या भरोसा करना, चलो पहले खुद जाकर देखते हैं। ये लोग ऑटो वालों से गांव तक जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार ये लोग पुल तक पहुंचते हैं और वहां का मंजर देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या, इतना बड़ा पुल टूट गया। हाँ भैया, बारिश बहुत खतरनाक हुई होगी। दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। नदी के ऊपर बना बड़ा पुल तेज बारिश की वजह से पूरी तरह टूट चुका था। दूसरी तरफ फंसे हुए लोगों को सरकार हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाल रही थी। तभी वहां एक आदमी आता है। भाई साहब, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ये सब भगवान की मर्जी है। प्राकृतिक आपदाएं इंसान के कर्मों का फल होती हैं। इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन हम क्या करें? हमारा तो गांव का घर भी बर्बाद हो गया। अब हम कहीं के नहीं रहे। वो आदमी उन्हें सांत्वना देकर वहां से चला जाता है। पूरा परिवार नदी के किनारे बैठकर उस भयानक मंजर को देख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जाएं तो आखिर कहाँ जाएं। तभी दोनों बच्चे भूख से रोने लगते हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है। और मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, देखो ना कितने पसीने आ रहे हैं। भले ही 3 दिन पहले यहाँ बादल फटा था, लेकिन आज भी गर्मी उतनी ही भयानक थी। चारों तरफ भरे पानी पर सूरज की तेज धूप पड़ रही थी, जिससे उमस और बढ़ गई थी। बच्चों, तुम मेरे साथ यहाँ आओ। देखो, यहाँ पेड़ की छाया है। यहाँ तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। भाभी, बैग में थोड़ा खाने पीने का सामान रखा है, आप गोलू और माही को दे दो। कीर्ति और तमन्ना बच्चों को अपने साथ लाया हुआ खाना खिलाने लगती हैं। इधर तीनों बाप बेटों की हालत ये सोच सोचकर खराब हो रही थी कि अब वो अपने परिवार को लेकर जाएं तो आखिर कहाँ जाएं। तभी वहां एक लड़का आता है। अंकल जी, अगर आपको नदी के दूसरी तरफ जाना है तो मैं हेलीकॉप्टर वालों से बात कर देता हूँ। सरकार ने सबके लिए मदद भेजी है, और अगर खाने पीने का राशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। बेटा, हमारा अब कोई घर नहीं रहा। हम बेघर हो गए हैं। राजेश की बात सुनकर सागर हैरान रह जाता है। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। तब राजेश सागर को सारी बात बताने लगता। अरे तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है क्या? 6 महीने से 1 रुपए का किराया नहीं दिया। माना मैं इस शहर में नहीं रहता, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट और फोन नंबर तो तुम्हारे पास था। अरे भाई साहब, आप कौन हो और हम आपको किराया क्यों देंगे? हमने तो 6 महीने पहले ही ये घर खरीद लिया था। क्या मजाक कर रहे हो? इस घर का मालिक मैं हूँ। मुझे तो तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन इस घर का मालिक तो ऊपर रहता था, मनोज नाम है उसका। मनोज का नाम सुनते ही दुर्गेश को सारी बात समझ आ जाती है। ओह, तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मनोज इस घर का मालिक नहीं था, वो भी किराएदार ही था। मैं 6 महीने के लिए शहर से बाहर गया था। उसने मुझे भी किराया नहीं दिया और आज सुबह ही सारा सामान लेकर फरार हो गया। इतने में अंकित और अंकुश भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। अंकल, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो आपके जाने के बाद यहाँ आए थे। हमें लगा वही मालिक होगा। उसने हमें घर के कागज भी दिखाए थे। बेटा, वो सारे कागज नकली हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ये घर खाली करवाना पड़ेगा। मैं इसे रेनोवेट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे बच्चे मुंबई से वापस यहीं रहने आने वाले हैं। मकान मालिक उन्हें वहां रहने से मना कर देता है। वो लोग बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं। कुछ दिनों की मोहलत तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाते?
हाल ही में अंकित की नौकरी भी चली गई थी और अकेले अंकुश की नौकरी से पूरे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। बस बेटा, शहर के घर की ये कहानी थी। सोचा था गांव जाकर कुछ काम धंधा कर लेंगे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि बाढ़ में हमारा मिट्टी का घर भी बह गया। राजेश की बात सुनकर सागर को बहुत बुरा लगता है। अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम खुद बताओ कि हम इतने बड़े परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे। हम तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। वैसे इस जंगल में अच्छी खासी गुफाएं बनी हुई हैं। मैं भी गुफाओं में ही रहता हूँ। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप मेरे साथ आ सकते हो। सागर की बात सुनकर कीर्ति और ज्योति आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। अरे यार, इस लड़की की बात हम कैसे मान ले? क्या पता ही हमें जंगल में ले जाकर मार दे। हाँ दीदी, सही कह रही हो आप। वैसे भी टीवी में ऐसा ही होता है। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सरला अपने बेटों को बुलाकर समझाने लगती है। अरे बेटा, किसी अनजान आदमी पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? कहीं हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो? अरे मम्मी, हमारे साथ इतना गलत तो हो ही चुका है, अब इससे बुरा और क्या होगा। वैसे भी देखने में तो भला इंसान लग रहा है, और फिर ये अकेला है, हमारी क्या ही कर लेगा। घर वालों के लिए सागर पर भरोसा करना मुश्किल था, क्योंकि अभी उन्हें मिले मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था। मगर सागर की बात मानने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। ठीक है बेटा, हम तेरे साथ ही चलते हैं। लगता है भगवान ने तुझे हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है, जो हमें आगे की राह दिखाएगा। अंकल, इंसान ही इंसान के काम आता है। चलिए यहाँ से थोड़ा राशन भी ले लेते हैं, आपके परिवार के काम आ जाएगा। सरकार वहां फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री दे रही थी। सागर वहीं से थोड़ा राशन और खाने पीने का सामान लेकर पूरे परिवार को अपने पीछे पीछे जंगल की तरफ ले जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद, अरे मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, ऊपर से इतनी गर्मी लग रही है। मम्मी, मुझसे चला नहीं जा रहा अब। पापा, मुझे गोद में उठा लो। चाचा, मुझे भी गोद में उठा लो ना। देखो ना, जंगल का रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ है। अंकित और अंकुश एक एक बच्चे को गोद में उठाकर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक कीर्ति की चप्पल टूट जाती है। हे भगवान, गरीबी में आटा कीला। इस चप्पल को भी अभी टूटना था। अब जंगल में बिना चप्पल के मैं कैसे चलूंगी? कोई बात नहीं भाभी जी, बस घर आने ही वाला है। गर्मी से बेहाल पूरा बेघर ससुराल सागर के पीछे पीछे काफी दूर तक जंगल में चलता है। आखिरकार वो लोग एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंचते हैं। यही है वो गुफा जिसमें मैं रहता हूँ। यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। बेटा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? आंटी, बचपन में ही मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया था, तब से मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ। यह सुनकर तमन्ना हैरानी से सागर की तरफ देखती है। और तुम खाना कहाँ बनाते हो? क्या खाते हो? देखो, जंगल में अलग अलग तरह के फल लगते हैं, मैं तो उन्हीं में से काम चला लेता हूँ, और आप लोगों के पास जो राशन है उससे खाना बना लेना। सागर उन्हें अपनी ठंडी गुफा वाला घर दिखाते हुए थोड़ा आगे ले जाता है, जहाँ एक और बड़ी गुफा होती है। अरे वाह, यहाँ तो कितनी ठंडक है। यहाँ पर आकर तो तन मन को पूरा सुकून मिल गया। थैंक यू सागर, तुम्हारी वजह से आज हमें गुफा ही सही, लेकिन सिर पर छत नसीब हुई। हाँ बेटा, तुमने सच में हमें राह दिखाई है, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए, गुफा है जहाँ आपका पूरा परिवार आराम से रह सकता है, खाना भी बना सकते हो और आराम से नहा धोकर भी हो सो सकते हो। नहाने का नाम सुनकर ज्योति इधर उधर देखने लगती है। अरे लेकिन यहाँ पानी तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। भाभी जी, मेरे साथ आइए, पानी थोड़ा पीछे की तरफ है, सामने से दिखाई नहीं देता। सागर ज्योति को गुफा की दाईं तरफ बहते हुए ताजे पानी के झरने के पास ले जाता है। उसे देखकर ज्योति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, ये तो किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा है। हाँ सच में, ऐसा तो हमने सिर्फ सपनों या टीवी में ही देखा था। कितना ठंडा पानी है। पानी देखकर दोनों बच्चे खुशी से उसमें नहाने लगते हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है। सारी गर्मी छुमंतर हो गई। भैया, मैं भी नहाऊंगी, मुझे भी अंदर पकड़ कर ले जाओ ना। बच्चों को गर्मी में मस्ती करते देखकर अंकित मुस्कुरा देता है। अरे, अब तुम दोनों को भूख नहीं लग रही होगी ना? पापा, ठंडे पानी में नहाकर पेट भर गया। माही की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी सागर बोलता है, चलो ठीक है, आप लोग यहाँ अपना सामान जमा लो, तब तक मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर सागर वहां से जाने लगता है। पहले तो वो 1-2 कदम चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद अचानक ही गायब हो जाता है। अरे ये लड़का इतनी जल्दी चला गया। हाँ मम्मी, क्या कुछ काम था आपको? अरे नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि भूख लगी है, खाने पीने का क्या जुगाड़ करना है। अरे मम्मी, आप भी हद करती हैं। अब क्या वो आपको खाना बनाकर भी देगा? तमन्ना की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी कीर्ति आसपास पड़े कुछ पत्थर उठाकर उन्हें चूल्हे की तरह जमा देती हैं।
मम्मी जी, ये देखो चूल्हा तो बन गया है। अब इसमें आग जलाने के लिए हमें ईंधन की जरूरत पड़ेगी। दीदी, हम तो जंगल में रह रहे हैं ना, तो लकड़ियाँ आसानी से मिल जाएगी। चलो आसपास से लकड़ियाँ लेकर आते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाती हैं। भाभी, मुझे तो बहुत तेज जोरों की भूख लग रही है। जल्दी से जलाओ ना अपना ही चूल्हा। हाँ, मुझे भी। देखो ना, टेंशन में बुरा हाल हो रहा था, अब जाकर लग रहा है कि कुछ खाना भी मिलेगा। हाँ, बस थोड़ा सब्र करो। अब तो सब कुछ तैयार है, बस पकाना बाकी है। दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाने लगती हैं। इधर अंकित अपने पापा से कहता है, पापा, जब तक खाना बन रहा है क्यों ना हम भी बच्चों की तरह ठंडे पानी में नहाने का आनंद लें। हाँ भाई, सही कह रहा है। वैसे भी इतनी चिलचिलाती गर्मी में जंगल तक पहुंचना सच में बहुत मुश्किल काम था। अरे लेकिन यहाँ तो बड़ी राहत मिल रही है। मुझे तो इतनी ठंडक में नींद के झोंके आने लगे हैं। तुम लोग थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, वरना मैं तो सो ही जाऊंगी। सब लोगों को जंगल में मिला ये गुफा वाला घर ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। इधर तीनों बाप बेटे झरने के ताजे पानी में नहाने लगते हैं और दूसरी तरफ घर की औरतें खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। तमन्ना सबको खाना परोसती है, तभी राजेश बोलता है, अरे पता नहीं वो लड़का कहाँ चला गया, उसने कुछ खाया भी है या नहीं। अगर वो आ जाता तो हमारे साथ खाना खा लेता। राजेश के इतना कहते ही सागर तुरंत वहां आ जाता है। अरे सागर, पापा तो तुम्हें ही याद कर रहे थे। चलो बेटो, तुम्हारे लिए भी प्लेट लगा देती हूँ। पापा ने याद किया और मैं आ गया, लेकिन भाभी मेरा खाना खाने का मन नहीं है। मैंने अभी जंगल से फल तोड़कर खाए थे, आप लोग खाइए। मैं तो बस ये देखने आया था कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अरे नहीं भाई, तेरे होते हुए भला हमें किसी चीज की परेशानी कैसे हो सकती है। हाँ भैया ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर सागर वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। राजेश का पूरा परिवार गुफा वाले घर में ही खाना बनाता, झरने के ताजे पानी में नहाता और आराम से सो जाता।